जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 27 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, जीरो से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लस इंस्टाग्राम का भी हमारा पेज है जिसको फॉलो करिए, जहां पर हम रेगुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज के कौन से टॉपिक्स इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया और पोलैंड का इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। फिर गांव क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक है। भारतमाला परियोजना से रिलेटेड एक टॉपिक है। इंडिया के स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है। और फिर मार्शियन वाटर डिस्कवरी से रिलेटेड टॉपिक है। मार्शियन यानी कि मंगल ग्रह पर जो पानी की खोज हुई है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी चीज मैं आपको बताते चलूंगा उसको नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो इंडिया और पोलैंड का है। इंडिया और पोलैंड ने अपने 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कंप्लीट किया है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी थी 22 अगस्त 2024 को वार्सा में और एग्री किया कि 5 ईयर एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा 2024 से 2028 का, जिससे ये आपसी संबंध को अपने बेहतर बनाएंगे। तो ये चीज आप लिख लीजिए, 5 ईयर एक्शन प्लान 2024 से 2028 का इंडिया और पोलैंड के बीच में बनाने की बात की गई है। तो ऐसा कभी कभी आ सकता है कि 5 ईयर एक्शन प्लान अभी न्यूज में था, किस कंट्री के बीच का ये एक्शन प्लान है, तो इंडिया पोलैंड ध्यान में रखना। यहाँ पर यह भी कहा गया कि सेंट्रल यूरोप पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा, राइट। और भी काफी सारे पार्टनर्स को जो है वो शामिल किया जाएगा। इनमें पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई, राइट, दोनों कंट्रीज के बीच में। हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स रेगुलर बेसिस पर किए जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो या पॉलिटिकल डायलॉग्स की बात हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पर जो है वो हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। सिक्योरिटीज को लेकर डिस्कशन हुआ, राइट। हम अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करेंगे तो इस पर बातचीत की गई। डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कॉपरेशन की बातचीत की गई। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा कि हम अपने व्यापार को जो है वो बढ़ाएंगे, हाई टेक, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे एरियाज पर जो है वो काम करेंगे। ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो ट्रेड इम्बैलेंस जो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड में जो भी व्यापार में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको रिजॉल्व करेगा और अलग अलग सेक्टर्स में कोलैबोरेशन की ग्रोथ करने पर फोकस करेगा। फिर फोकस करेंगे सतत इसमें टेक्नोलॉजीज में, राइट, सतत प्रौद्योगिकियों में। फिर क्लीन एनर्जी में, एडवांस्ड माइनिंग सिस्टम में। दोनों ही कंट्रीज प्लान कर रही है कि वो स्पेस प्रोग्राम पर भी मिलकर काम करेंगी, कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम पर काम करेंगी। फिर इसके अलावा मेन फोकस किया गया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। दोनों कंट्रीज के बीच में फ्लाइट्स जो है वो बढ़ाई जाएंगी। फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन की बात हो रही है। फिर दोनों ही कंट्रीज मिलकर जो है वो टेररिज्म को काउंटर करने पर फोकस करेंगी, साइबर सिक्योरिटी पर काम करेंगी, राइट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा इन सब चीजों के लिए। फिर दोनों ही कंट्रीज मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी काम करेंगी। कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज, इसके अंदर मतलब आपस में लोगों के बीच में है वो संबंध, यानी दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में संबंध को बढ़ावा दिया जाएगा। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस और आर्टिस्ट वगैरह जो है उनको एंगेज किया जाएगा दोनों कंट्रीज में। एजुकेशन प्रमोट जो है वो किया जाएगा। टूरिज्म बढ़ावा बढ़ावा दिया जाएगा टूरिज्म को, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस की बात करें तो पोलैंड और इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड नेगोशिएशन के ऊपर कि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो, राइट। ठीक है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बस बेसिक सा आइडिया रखना है आपको, जो मैंने भी आपको बताया ना। बस ये 5 ईयर का एक्शन प्लान जो है बस वो ध्यान में रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब एक रिपोर्ट सामने आती है, रिपोर्ट रिलीज की गई है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल इंडिया 2024। यानी कि हमारे जो गांव क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, तो उसकी यहां पर बात की जाएगी। और यहां पर यह भी कहा गया कि जो गांव क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यहां पर बड़ी बुरी स्थिति है। सर्वे के अंदर 5,390 के आसपास घरों को जो है वो सर्वे किया गया।
जिसमें ये चीज जो है वो देखी गई कि बहुत बुरी स्थिति है रूरल एरियाज में स्वास्थ्य सेवाओं की। अब देखो, सबसे पहली चीज तो कहा गया कि 50% जो गांव क्षेत्रों में जो घर हैं, इनके पास ही सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बाकी मतलब इसका मतलब ये है कि साफ साफ कि सभी लोगों के पास सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से हम लोग जानते हैं, वो सभी घर पर नहीं है। सभी मतलब गांव वालों तक उसकी पहुंच नहीं हुई है अभी तक। 34% घर ऐसे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं है। 61% घर ऐसे हम लोग को देखने को मिल रहा है जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है। तो ये एक इशू हम लोग को इंश्योरेंस कवरेज से रिलेटेड देखने को मिला। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो समझो कि ये स्थिति है हमारे गांव क्षेत्र की। मात्र 39% ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जहां पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, राइट, पास के डिस्टेंस में, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस में। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप वहां जाकर जो है वो चेक करा सकते हो कि क्या दिक्कत है, यानी कि कौन सी दिक्कत है। 90% लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी रूटीन हेल्थ चेकअप जो है वो नहीं लिया है, राइट, राइट, जब तक कि डॉक्टर ने रिकमेंड ना किया हो, राइट। तो ये रूटीन चेकअप जैसे जनरली लोग करवाते हैं ना समय समय पर, कि यार एक बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख लें तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसा 90% लोगों ने रूटीन चेकअप करवाया नहीं जब तक डॉक्टर ने ना कहा हो। ये भी कहा गया कि गांव क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस नहीं होता क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, ये सब चीजें हैं। मात्र 12.2% घरों में ये देखने को मिला कि उनको सब्सिडाइज मेडिसिन मिल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के थ्रू। 61% लोगों का कहना है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर जो है उनके नजदीक में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, बट सरकारी नहीं है। अब प्राइवेट तो महंगा होता ही है। मात्र 26% ही लोगों का कहना यह है कि उनको सरकारी मेडिकल स्टोर का एक्सेस है उनकी हेल्थ फैसिलिटी के नजदीक में, जहां पर उनको फ्री में मेडिसिन मिल सकती है। 21% घरों का ये कहना है गांव क्षेत्रों में कि उनको कोई भी मेडिकल स्टोर उनके नजदीक में नहीं है, उन वॉकिंग डिस्टेंस में। 20% हाउस होल्ड जो है, 20% घर जो है गांव क्षेत्रों में, उनका कहना यह है कि वहां पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उनके गांव में। ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझते हो ना, मतलब जल निकासी व्यवस्था नहीं है। मात्र 23% ही गांव के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम है। सोचिए आप, सैनिटेशन का कितना बड़ा इशू होगा जहां पर ड्रेनेज नहीं है ना। 43% घरों के अंदर बताया गया कि साइंटिफिक तरीके से वेस्ट जो होता है, कचरा जो होता है, उसको डिस्पोज नहीं किया जाता, और इसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से कचरा डिस्पोज नहीं होगा तो बीमारियों का घर होता ही है। मात्र 11% ही घरों में हम लोग को देखने को मिला कि ड्राई वेस्ट को जलाया जा रहा है और कन्वर्ट किया जा रहा है वेट वेस्ट को कंपोस्ट यानी कि खाद में। और 28% ने ये कहा कि लोकल पंचायत जो है वो प्लान कर रही है वेस्ट कलेक्शन के लिए। मतलब बड़ी दिक्कतें हैं ये हर एरिया में, आप देखोगे, मतलब चाहे वो वेस्ट का हो, क्योंकि देखो गंदगी होगी तो वो बीमारियों का घर है। पानी को निकालने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो गंदगी बढ़ेगी। मेडिकल्स आस-पास नहीं है, सरकारी मेडिकल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, और और भी चीज हमने जो है वो देखी, जैसे कि इंश्योरेंस लोगों का जो है वो नहीं है कवर्ड, राइट। तो ये सब इश्यूज गांव क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। तो आपको देखो, फिंगर पॉइंट्स में बस ये 4-5 चीजें अभी के लिए दिमाग में रखनी, क्योंकि ये टॉपिक बार-बार न्यूज में आता है। ये याद करने वाली चीज नहीं है, हर एक चीज आप नोट डाउन करोगे, याद करोगे, नोट्स बना कर आपको अपनी एक किताब नहीं बनानी है। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो बच्चे को भी बता देंगे तो उसको भी पता होगा यार, ये प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो ये कॉमन चीज होती है, हर चीज लिखनी नहीं है। 73% घरों में हमें देखने को मिला कि जो बुजुर्ग लोग हैं, राइट, उनको लगातार देखभाल की आवश्यकता है। 95.7% घरों के अंदर फैमिली ही जो है वो देखभाल जो है वो कर रही है, स्पेशली फीमेल्स जो है 72.1% देखभाल कर रही है घर के बुजुर्गों की। मात्र 3% ही घर के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि बाहर से किसी पेड देखभाल करने के लिए किसी को रखा जा रहा है। अब ये साहूकार के घर होंगे। 10% घरों में हम लोग को देखने को मिला कि वो नेबरहुड सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, यानी कि अगर फैमिली के अंदर देखभाल नहीं किया जा रहा तो पड़ोसी देखभाल कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मतलब ये अच्छा भी रहता है, देखो पड़ोसी अच्छे होना बहुत बढ़िया रहता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, भी मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्राइडे नाइट को
तो बड़ी बुरी स्थिति थी मेरी, अभी भी है, अभी भी लेट कर ही मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो उस समय जब मुझे ये दिक्कत आई थी तो मेरे नेबर अंकल जो है फटाक से मतलब मेरे फादर के साथ जो है मुझे हॉस्पिटल लेके चले। तो होता है, नेबर्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, प्रेग्नेंट वुमन के केस की बात करें, तो केयर गिवर्स की अगर हम बात करें, जो देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं, इसमें हस्बैंड्स हैं 62.7%। मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो 62.7% केस में हस्बैंड जो है वो उसकी देखभाल करता है। फिर सासू माँ की अगर बात करें तो 50%, राइट? मदर की बात करें 36.4%। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि मदर देखभाल नहीं कर पाएँगी क्योंकि वो दूसरे घर में रहती हैं। हालाँकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको अपने घर पर भेज दिया जाता है कि जिससे कि मदर उनकी ढंग से देखभाल करे। पर गाँव गाँव क्षेत्रों में ये चीज़ अच्छी है, एक पॉजिटिव है कि चलो हस्बैंड देखभाल कर रहे हैं, है ना? फिर आज की डेट में सोशल नेटवर्क की सख्त आवश्यकता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, फैमिली केयर गिवर्स के लिए। फिर 45% ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है कि उनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, चिंता कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, राइट? 45% लोग। जो बुजुर्ग पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिल रही है और भी ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि अब बुजुर्गों में ये चीज देखी गई है यार, वो अननेसेसरली चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। जैसे मेरी नानी जी हैं, आपके घर पे भी होंगे, तो वो अननेसेसरली किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा कैसे होगा। जैसे मुझको लेकर सोचते रहते हैं कि इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी एक टॉपिक दिमाग में आ गया और उसको लेकर सोचते रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी चीज है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ऐसा आपने देखा होगा और ये चीज सत्य भी है हमारे यहाँ पर, कि हमारे यहाँ पर अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, अगर उसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई यानी कि लॉन्ग टर्म वाली डिजीज हो गई, तो घर का मेन खर्चा जो होता है, मेन मतलब इनकम का एक पोर्शन जो होता है, बड़ा पोर्शन, वो उसके इलाज पे जो है वो जाता है। कई केसेस में इलाज के लिए लोग बाहर से लोन ले लेते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 47.1% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब यानी कि टोटल जो खर्चा हो रहा है वो 47.1% हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओडिशा के अंदर 25% ऐसे घर हम लोग को देखने को मिले जो कर्जे में चले गए, या उनको अपना सामान जो है वो बेचना पड़ गया किसी का इलाज कराने के लिए उनकी फैमिली में। ऐसा होता है, मैंने देखा है लोग अपनी जमीन बेच बेच कर, यहाँ पर मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बंसल हॉस्पिटल। तो वहां पर बहुत सारे गांव वाले बेचारे बाहर जो है वो बैठे रहते हैं। तो देखकर ही समझ में आ जाता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अपने घर में कोई ना कोई चीज उन्होंने बेची होगी, जमीन वगैरह। क्वालिफाइड पर्सनल नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वगैरह हमारे यहाँ नहीं है। हाई वैकेंसी रेट्स हम लोग को डॉक्टर्स का रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में 71%, वेस्ट बंगाल में 44, महाराष्ट्र 37, उत्तर प्रदेश 36%। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स क्योंकि भाई इतना खर्चा करके एमबीबीएस वगैरह करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है गांव क्षेत्रों में उनको रिटर्न तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो शहरों में अपने क्लिनिक्स डाल के जो है बैठ जाते हैं। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, एक डॉक्टर के लिए मतलब 1456 हमें देखने को मिलता है। मतलब 1456 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, और ये तो बहुत छोटा रेट मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ज्यादा ही होगा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लेना आप, ये लिखने वाली चीज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना जरूरी है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर आज भी लो है। हमारी जीडीपी का 1.28% ही सिर्फ हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो गांव क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो काफी पीछे हैं, पिछड़ी हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो करना क्या है, तो जितनी प्रॉब्लम्स है बस वही सॉल्यूशन है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को लेकर प्रॉब्लम है तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाओ, आयुष्मान भारत स्कीम को जो है वो और प्रमोट करो। इससे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा। और ये बात सत्य है भैया, अगर आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो तुरंत आपको करवाना है। आप कुछ भी करिए, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाके मूवी देखने की, कोई जरूरत नहीं है कोई नया फोन अपग्रेड करने की। उसकी जगह अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, बढ़िया। अगर आपके पेरेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत सस्ते रेट में हो जाएगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, पेरेंट्स के लिए तो जी रहे हो यार, तुम लोग इतना नहीं कर सकते पेरेंट्स के लिए तो क्या करोगे फिर। तो पहले चेक करो पेरेंट्स का लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं। लाइफ इंश्योरेंस तो अलग बात है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस
क्योंकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम जाती है ना, तो भाई आप निश्चिंत रहते हो फिर कि भाई ठीक है, होने दो कितना भी खर्चा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देख लेगी। जैसे भी मेरी मदर मदर थी, उनको कोई इश्यू आया था, तो मैंने बेस्ट, क्योंकि उस समय फिर आप सोचते ही नहीं हो, आप सोचते हो भाई बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल देखो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पूरा हैंडल करेगी। तो मैंने तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया, बढ़िया 5 स्टार ट्रीटमेंट उनको मिला, बढ़िया रहा उनका इलाज रहा, मेडिसिन वगैरह पूरी, मतलब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मेडिसिन भी कवर करती है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी। और हमारे मात्र 1500-1800 रुपए कुछ लगे, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहती है वहां पे, जो भी प्रोसेसिंग फीस बोला है, जो भी बोलो, एक अलग से एक फीस लगती है, तो वो बस लगे, बाकी पूरा 40 या 50 हजार का कुछ था बिल टोटल। तो वो पूरा खर्चा उठाया इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योरेंस कंपनी का मैं साल का प्रीमियम मम्मी का देता हूँ 15 हजार रुपए, पापा का मेरा जाता है 23 हजार रुपए, की पापा को वो है स्टेंट है। और अब तो उनका वो हर चीज कवर हो जाएगी, क्योंकि 3 साल का उनका वेटिंग पीरियड भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग करवा लो भैया, मेडिकल इंश्योरेंस आप अपना खुद का नहीं कराना मत कराओ बॉस। आपके लिए तो आपके घर वाले सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे, बट समझदारी है कि अपना भी कराओ, अपने घर वालों को भी कराओ, ये समझदारी चीज होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे यार फालतू में 15-20 हजार रुपए साल का जाएगा, क्या ही मतलब, क्या ही मतलब, बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। अभी थिएटर में पिक्चर देखने चले जाओ, तो वहां पे हजारों रुपए खर्च करके आ जाते हो। जो काम की चीज है वहां पे करना नहीं है आपको। फालतू के ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उसमें आपको बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल खरीदना है महंगे से महंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो भाई। इन सब चीजों पर स्मार्टली काम करना शुरू करो, कि कल को अगर कुछ हो तो एटलीस्ट आपको अपने ऊपर नाज हो कि हाँ यार मैंने ये चीज कर ली थी, तो उससे मुझे फायदा जो है वो मिल गया। राइट। तो ये चीज, इसके अलावा अब देखो, अब लोग जो है वो गांव क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स वगैरह, तो उनको हाई सैलरीज ऑफर करो भाई, कि वो काम कर सकें। बेटर हेल्थ कंडीशंस, बेटर लिविंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड कराओ, क्योंकि होता है ना कि लोग सोचते हैं कि शहर में अच्छी फैसिलिटी, भाई शहर में रहो। तो इंसेंटिव दो कि भाई डॉक्टर्स को, कि आप आओ गांव क्षेत्रों में जो है वो अपने क्लिनिक डालो। फिर मेडिकल एजुकेशन को जो है बढ़ाओ, रूरल एरियाज में अवेयर करो बच्चों को, गांव क्षेत्रों की, कि भाई वो भी मेडिकल फील्ड में जो है वो आगे बढ़े। टेलीमेडिसिन का उपयोग करो, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, तो भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है कि नहीं। तो वो सब चीज है। कम्युनिटी को जो है वो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, जो अभी सैनिटेशन की प्रॉब्लम चल रही है, जो अभी अपने देखा कि भाई ड्रेनेज नेटवर्क इतना पुअर है, सैनिटेशन नेटवर्क इतना पुअर है, तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू उसको ठीक करो। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत माला परियोजना का। लगभग 50% भारत माला परियोजना फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2027-2028 तक भारत माला परियोजना पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, ये काम कर रहे हैं विजन 2047 के ऊपर। और विजन 2047 आप सभी को पता है ना, कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है। अब जैसे मैंने ये आपको 2047 बताया, जो लोग रेगुलरली पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ सर, डेवलप कंट्रीज की, मतलब इंडिया को डेवलप बनाना है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, इस टारगेट की। और इसमें हाई स्पीड कॉरिडोर्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में सभी सिटीजन्स के लिए। और विजन जो है वो बेसिकली इंडिया के मास्टर प्लान जो है वो हाईवेज का, उसका एक फाउंडेशन है, आप कह सकते हो उसकी नींव है। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसेंजर के कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी को जो है वो बेहतर बनाना है। तो क्या है ये भारतमाला परियोजना, ये लिख लो भैया, भारतमाला परियोजना हेडिंग। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री का नाम लिख लो, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, सड़क संपर्क को जो है वो, संपर्क में सुधार करना। इसका फेज 1 ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब ठीक है, बस इतना लिखना है जितना मैंने भी आपको बताया। फेज 1 इसका शुरू हुआ था, अप्रूव हुआ था 2017 में। टारगेट ये था 2022 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, बट काफी सारी फाइनेंशियल बजट वगैरह के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और पीएम गति शक्ति प्लान, इसके तहत भी हम लोग आपस में काफी सारी मिनिस्ट्रीज को जो है वो एक साथ कनेक्ट करके कनेक्टिविटी पर जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाएगा, 26,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा।
फिर इंटर स्टेट कॉरिडोर और फीडर रूट्स तैयार करेंगे 8,000 किलोमीटर के और 7,500 किलोमीटर के। बॉर्डर और कोस्टल कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा, जो बंदरगाह वाले क्षेत्र होते हैं ना, पोर्ट वाले स्पेशली उन एरियाज पर, जिससे कि बेहतर कनेक्टिविटी हो तो ट्रेड भी जल्दी हो सके। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, नए नए एक्सप्रेसवे तैयार किए जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू। प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 6.92 लाख करोड़ का, ये लिख लेना। और सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेज, इसके तहत जो है वो पैसा मतलब जमा किया जा रहा है। सेज है ये, सेज। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, इकोनॉमिक्स टर्म है ये, सेज होता क्या है, किस चीज को हम लोग सेज बोलते हैं? उपकर। वैसे तो हिंदी में तो इसका समझ में आ ही गया होगा इसका मीनिंग, बट इंग्लिश में सेज भी ध्यान में रखना, हिंदी में उपकर इसको बोलता है। तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या है ये। ठीक है, बस ये फैक्ट ध्यान में रखना। मार्च 2024 तक 26,425 किलोमीटर रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किए गए हैं, जिसमें से 17,411 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। टोटल खर्चा 4.59 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आ गया है। प्रोजेक्ट जो है वो 34,800 किलोमीटर तक फैला हुआ है 31 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में। 550 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं। इस प्रोजेक्ट से काफी फायदा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। रोड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 3.6% से भी ज्यादा हमारी जीडीपी का, लिख लेना भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 85% पैसेंजर जो है, 65% फ्रेट ट्रैफिक जो है, माल यातायात जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रोड से ही जाता है ना। तो अब अच्छा रोड होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम होगी और ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। तो ये चीज आप लिख सकते हो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला जो है वो, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत बेसिक चीज है। गरीबी कम होगी, लोकल इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट मिलेगा, गांव क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, गांव क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, और वो ये सब रोड जो है वो इनके साथ लिंक हो जाएंगे तो एक अच्छी कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी को फायदा होगा क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर रोड बेहतर बनेंगे, राइट। टूरिज्म होगा क्योंकि अगर स्मूथ रोड होंगे तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, है ना, बाय रोड। अब चैलेंजेस सबसे बड़े एनवायरमेंट से रिलेटेड है भाई। आप अगर नए रोड बनाओगे तो आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, है कि नहीं, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, और सीधे सीधे इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न भी हम लोग को देखने को मिल रहा है भाई। रोड प्रोजेक्ट के चलते आपको काफी सारे लोगों को हटाना पड़ेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें भी, गवर्नेंस इशू भी है भाई। प्रॉपर प्लानिंग पॉलिसी अगर ये डिले होती है करप्शन के कारण, रेड टेपिज्म के कारण, तो भी दिक्कतें हैं, है ना। तो बस यही चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने। आपको चंद्रयान 3 का मिशन का सक्सेस के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है, राइट। और 23 अगस्त 2024 ये नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए भैया। 23 अगस्त 2024 नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस हम लोग को देखने को मिली है। ईयर 2023 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था इसरो के लिए। इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स इसरो के द्वारा किए गए। हमने लॉन्ग टर्म प्लान्स भी जो है वो डेवलप किया स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कि किस प्रकार से हम लोग स्पेस में जो है वो और मतलब चीजों को खोजेंगे, डिस्कवरी करेंगे। सो आज की डेट में फ्यूचर जनरेशन को काफी ज्यादा इंस्पायर कर रहा है इंडिया के प्रोग्राम्स, स्पेस प्रोग्राम। यस, अब सुनिए, नेशनल स्पेस डे ये लिखिएगा 23 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। और ये पर्टिकुलरली चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेकर था। चंद्रयान 3 जो है इंडिया के सक्सेस के थ्रू इंडिया चौथी कंट्री बन गई है मून पर लैंड करने वाली। और इसके अलावा 3 कंट्रीज और कौन सी उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि युवाओं को इंस्पायर करना। STEM है। अब ये भी बताओगे आप लोग कि STEM क्या है, क्योंकि ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इसका फुल फॉर्म, राइट। ये STEM, एक मैं आपको हिंट देता हूं। STEM जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बताओ S कौन सा है, T कौन सा है, E कौन सा है और M क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट बोल लो या कोर्स बोल लो, इसमें एक कोर्स भी है, ठीक है। एनीवेज, चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग बात करें तो चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, राइट, उसमें उसने मतलब बेसिकली वहां पर जाकर कि मून का एनवायरमेंट कैसा है उसकी रिसर्च करने के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिला था। अब ये इसमें ज्यादा कुछ है नहीं चंद्रयान 3 के बारे में,
मेनली इंडिया के स्पेस मिशन 2023-2024 में कौन से हैं? तो आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य जो है उसको स्टडी करने का मिशन है और पहला अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट L1 का मिशन हम लोग को देखने को मिला, उसको स्टडी करने का। आदित्य L1 का मतलब अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट, एक लैग्रेंज पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है धरती और सूर्य के बीच में, सूर्य से नजदीक। तो उसको स्टडी करने के लिए मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था 2023 सितंबर में। इसने अपना पहला ऑर्बिट जो है वो L1 के अराउंड कंप्लीट कर लिया था जुलाई 2024 में। फिर गगनयान मिशन जो है इसका TBD1 टेस्ट है। हालांकि गगनयान मिशन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था 2023 में, जिसमें ये देखा गया था कि भाई क्रू जो है वो स्पेस में जाकर सेफली जो है वो वापस लैंड कर सके, और उनकी ट्रेनिंग भी हुई है रशिया के अंदर। एक्सपोसैट लॉन्च, ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। ये स्टडी करेगा एक्सरे पोलराइजेशन को, और नासा के IPX जो लॉन्च हुआ था एक्सरे पोलराइजेशन के लिए 2021 में, उसके बाद इंडिया का ये एक्सपोसैट जो है वो मिशन हम लोग को देखने को मिला। RLV-TD एक्सपेरिमेंट, इसरो ने 2 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से मार्च में। जैसे कि आपको पता है कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करती है, वैसे ही हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। SSLV डेवलपमेंट की बात करें, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनको हमने जो है वो डेवलप किया। फिर प्राइवेट स्पेस मिशन पर हमने काम किया। अग्निकुल, कॉस्मोस और स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने जो है वो प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि स्पेस सेक्टर जो है वो मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो है उसमें शामिल हो स्पेस सेक्टर में। ठीक है, 25 ईयर्स का रोड मैप जो है वो हम लोग ने तैयार किया है। 2047 में इंडिया को डेवलप बनाना है, उसके लिए इसरो ने फोकस किया गया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स के ऊपर, लूनार एक्सप्लोरेशन के ऊपर, राइट। इवन एक इंडियन जो है 2040 तक वो मून के ऊपर लैंड करेंगे, ये वाला भी हमारा मिशन है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हम लोग को जो है वो लॉन्च करना है, राइट। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमें शुरू करना है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक है, बस दैट्स इट। और भी प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ने के लिए हमारी कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं। फिर अब देखो, मार्स पे पानी की डिस्कवरी की बात हो रही है, मंगल ग्रह पे, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? एक बर्फ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कहां पर? ओलंपस मॉन्स के ऊपर। ये मार्स का सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो, ये लिख लेना भैया। ओलंपस मॉन्स जो है वो क्या है? ये मार्स का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, लिख लो। ये एग्जाम में आ सकता है कि ये ओलंपस मॉन्स जो है वो किस ग्रह से रिलेटेड है, राइट। तो अलग अलग ग्रह के नाम दे देंगे, तो मॉन्स मार्स ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब अब देखो यार, ये बर्फ मिली है, फोर्स मिला है, दैट मीन्स कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वहां पर वाटर साइकिल हो सकती है उस प्लैनेट में। स्टडी सजेस्ट कर रही है कि वहां पर मतलब लिक्विड वाटर जो है मार्स के रॉकी आउटर क्रस्ट, यानी कि जो बाहर की जो परत है मार्स की ऊपरी परत क्रस्ट जो है, उसके अंदर जो मतलब जो चट्टान है उसके अंदर हो सकता है कि पानी हो। और पानी हो मतलब जीवन, क्योंकि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ना कि धरती अगर नष्ट हो जाती है तो दूसरा प्लैनेट मार्स, उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वहां पर रह सकता है, ठीक है। हर सुबह देखने को मिलता है कि मार्स के विंटर सीजन पर, राइट, ये बर्फ जो है वो जम रही है। और थेरेसिक वॉल्केनिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें ये ओलंपस मॉन्स भी एक एरिया है जहां पर ये बर्फ देखने को मिली। ये वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिल रहा है, सबसे ऊंचा टॉलेस्ट वॉल्केनो, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब मार्स के थिन एटमॉस्फेयर के बावजूद भी यहाँ पर बहुत तेज सनलाइट है, और फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रही है, राइट, इवेपोरेट होने से पहले, यानी कि पिघलने से पहले। अब क्योंकि यहाँ पे सनलाइट होगी तो ऑब्वियसली बात है, जल्दी पिघल जाएगी। तो ऐसे एटमॉस्फेयर के बाद भी बर्फ यहाँ पर जमी हुई है। और मार्स क्रिस्टल वाटर की बात करें तो लिक्विड वाटर भी डिटेक्ट हुआ है मार्स के रॉकी आउटर क्रस्ट में। ये आइडेंटिफाई किया गया है डेटा के थ्रू, नासा के मार्स इनसाइट लैंडर मिशन के थ्रू, मिशन के डेटा के थ्रू, जो बेसिकली 4 सालों के लिए जैसे सेस्मिक वेव्स जो है वो स्टडी किया था। जैसे कि हमारी धरती पर भूकंप होता है ना, वैसे ही मार्स पर हम लोग को जो है वो भी भूकंप देखने को जो है वो मिलता है, राइट। ठीक है, जिसको हम लोग
जैसे धरती पर अर्थक्वेक बोलते हैं, मार्स पर मार्सक्वेक बोलते हैं। तो वो उसको स्टडी करने के लिए नासा का मार्स इनसाइट लैंडर था। उसके डेटा से भी पानी की सबूत जो है वो मिले हैं कि मार्स पे पानी की अवेलेबिलिटी है। तो यही बस चीजें हैं और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये मार्स में हम लोग को ये रिपीट हो गया ये पूरी चीज। फैक्ट्स के बारे में बात करें मार्स के, तो चौथा प्लैनेट है फ्रॉम सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ और फिर मार्स, है ना, आप सभी लोग जानते हैं। इसको रेड प्लैनेट जो है वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इसको रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं। आयरन ऑक्सीडेशन के लिए, ये चीज ध्यान में रखना, आयरन ऑक्सीडेशन के कारण ये इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। फिर मून्स, इसके अंदर हम लोग को दो मून्स देखने को मिलते हैं, डीमोस और फोबोस। लिख लो भैया, डेमोस, फोबोस, ये दो मून्स हैं इसके, मार्स के। वॉल्केनिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो मैंने आपको ओलंपस मॉन्स ऑलरेडी लिखवा दिया है। ये थार्सिस रीजन भी लिख लो आप, उसकी जहां पर ओलंपस मॉन्स लिखा है ना, वहीं पे थार्सिस रीजन भी लिख लो। ये बहुत बड़ा एक वॉल्केनिक एरिया है मार्स का, कि यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोस देखने को मिलता है। अब मार्स का मिशन जो था मेरिनर 4 1964 में था, राइट। विकिंग 1 और 2 1975 का, ये पहली बार जो है वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था। फिर क्यूरोसिटी रोवर 2011 का, ये पानी के एविडेंसेस मिले थे इसमें। मंगलयान तो आप जानती हैं इंडिया का पहला मार्स मिशन। इनसाइट 2018 का, जिसने मार्स के इंटीरियर को स्टडी किया। अभी नासा के इनसाइट मिशन की बात करी थी ना, वो यही है 2018 का। तियानवेन 1 हम लोग को देखने को मिला, चाइना का मिशन जो मार्शियन जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। परसीवरेंस रोवर एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मार्स के रॉक्स को स्टडी करने के लिए गया था। मतलब ये बेसिकली मार्स के रॉक को कलेक्ट करके नीचे लेके आया है। और होप मार्स मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, यूएई का ये मिशन था, मार्स के एटमॉस्फेयर का को स्टडी करने का। तो ये फैक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे लिख लेना भैया, ये पूरे मिशंस के नाम लिख लो, ठीक है। जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव हम लोग को देखना होता है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन है ना। तो जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि कन्वर्ट करना एफपीएसएस को न्यूट्री हब्स में। किसको, एफपीएसएस को। ये बेसिकली एफपीएस जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स की यहां पर बात हो रही है, जिसको हम लोग राशन शॉप के नाम से जानते हैं। तो राशन शॉप जो है, तो वो सिर्फ राशन शॉप ना हो, वो न्यूट्री हब बन जाए। मतलब कि वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स हम गरीबों को प्रोवाइड कराते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, आपको पता होगा कि राशन शॉप के माध्यम से 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस, व्हीट और सीरियल्स, मोटा अनाज, राइट, और चावल और गेहूं हम जो है वो प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही मतलब कम रेट में, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको भी, राइट। तो उनको जो हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से गरीब लोगों को, तो उनको जो खाना मिले वो न्यूट्रिशन रिच खाना मिले, इस पर मेनली फोकस करने पर काम किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के थ्रू। जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव, ये याद रखना, लिख लो कि एक इनिशिएटिव है, एक पहल है जन पोषण केंद्र। ये पहल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको फेयर प्राइस शॉप को, यानी कि राशन की दुकानों को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूट्री हब्स में। किसमें, न्यूट्री हब्स ही लिखना, न्यूट्री हब्स में कन्वर्ट करना है, कि जिससे कि हम लोग पोषण युक्त खाद्य, न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स जो है वो प्रोवाइड करा सके बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, ठीक है। ये इनिशिएटिव के अंदर एफपीएस सहाय का उपयोग जो है वो किया जाएगा पेपरलेस फाइनेंसिंग के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है हर चीज को ट्रैक करने के पर्पस के लिए। और ये इनिशिएटिव के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिडबी इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन सी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इससे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसके बारे में तो आप में से काफी सारे लोग जानते हुए, कोविड में बहुत जोरों शोरों से जो है ये योजना का बेनिफिट मिला लोगों को। इसने फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए थे लो इनकम हाउस होल्ड को, जो बेसिकली कोविड-19 के कारण जो इफेक्ट हुए थे, तो उनको फ्री में फूड जो है वो मिला था। और ये स्कीम जो है वो 35 किलोग्राम फूड ग्रेन हर महीने प्रोवाइड कराती है अंत्योदय अन्न योजना के घरों को, 35 किलो, ठीक है। तो ये फैक्ट भी लिख लेना, राइट। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो रहते हैं उनमें 5 केजी पर पर्सन पर मंथ जो है वो फूड ग्रेन्स मिलते हैं।
फिर ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड की गई थी दिसंबर 2023 तक और ये कंटिन्यू की जाएगी अगले 5 सालों में और अप्रॉक्सिमेटली 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी को इस स्कीम का लाभ जो है वो मिलेगा। अब ऐसे ही जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव जिसके बारे में हमने बात करी उसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की 150 वर्ड्स में। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही था। लाइक का बटन जरूर हिट करिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।